Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। वेलकम टू गंगा एजुकेशन, योर लर्निंग पार्टनर फॉर लॉ स्टूडेंट्स। आज के सुपर इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो आपके एलएलबी, एलएलएम और यूजीसी नेट लॉ एग्जाम्स के लिए लिटरली गेम चेंजर है, द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। पता है, इस एक अप्रोच ने ना क्राइम को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया था। So grab your notebooks, let's dive right in. Okay, let's quickly map out our agenda for today. हम basically sociological school of criminology के introduction से start करेंगे। फिर हम डिटेल में देखेंगे Merton's strain theory, cultural deviancy theories और social control theory को। उसके बाद हम इन theories के कुछ sharp criticisms को analyze करेंगे और end में exam के point of view से एक quick revision summary भी करेंगे। Section 1, The Sociological School of Criminology। इसका कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड। आखिर ये अप्रोच पिक्चर में आई कैसे? पुरानी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल थ्योरीज का फोकस कहाँ था? उनका मानना था कि क्राइम एक इंडिविजुअल ट्रेट है, मतलब उनके हिसाब से क्रिमिनल या तो पैदाइशी क्रिमिनल होता है या फिर उसके माइंड में कोई इशू होता है। बट ये जो नया सोशियोलॉजिकल स्कूल आया ना, इसने इस आइडिया को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने ब्लंटली कहा कि बॉस, क्राइम एक्चुअली सोसाइटी का प्रोडक्ट है। ये हमारी सोशल सिचुएशंस होती हैं, जैसे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी या सिंपली लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो एक नॉर्मल इंसान को क्राइम की तरफ पुश कर देती हैं। अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ये थ्योरी बेसिकली 1915 के आसपास यूएसए में डेवलप होना शुरू हुई। उस टाइम पर यूएसए में तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा था। लोग बेटर लाइफ की तलाश में गांव से शहर आ रहे थे और ह्यूज लेवल पर इमिग्रेशन भी चल रहा था। इन सब मैसिव शिफ्ट्स की वजह से ना शहरों में स्लम्स बन गए, पॉवर्टी बढ़ गई और बहुत सारे लार्ज सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। और ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट रिजल्ट था एक मैसिव स्पाइक इन क्राइम रेट्स। अब एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली अगर आप यूजीसी नेट टारगेट कर रहे हैं, तो इन प्रोपाउंडर्स के नाम आपको फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। We're talking about Sutherland, Reckless, Abrahamson, Taft, Lowell Carr, Leimert, Cavan और Ogburn। Make sure कि आप इन स्कॉलर्स को इस पर्टिकुलर स्कूल के साथ एसोसिएट करना बिल्कुल ना भूलें। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। Moving on to Section 2, Merton's strain theory, focusing on the gap between goals and means. ये कॉन्सेप्ट competitive exams का absolute favorite है, so pay attention. पर देखिए, मर्टन की थियरी को प्रॉपर्ली समझने के लिए पहले हमें उसकी फाउंडेशन को समझना पड़ेगा, जो एक्चुअली एमील डकेन ने 1897 में अपनी एनॉमी थियरी में दी थी। तो ये एनॉमी का सिंपल सा मतलब है नॉर्मलेसनेस, यानी जब सोसाइटी में रूल्स और नॉर्म्स टूट जाते हैं। जब भी कोई सोसाइटी बहुत रैपिडली चेंज होती है ना, तो उसके पुराने नॉर्म्स यूजलेस हो जाते हैं और नए नॉर्म्स अभी ठीक से एस्टैब्लिश नहीं हुए होते। इस एक्सट्रीम कन्फ्यूजन और एब्सेंस ऑफ रूल्स की वजह से क्राइम अपने आप बढ़ जाता है। ये कीवर्ड नॉर्मलेसनेस, डकहेम का नाम और साल 1897, इन्हें अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। इन दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कैसे रॉबर्ट मर्टन ने इसी फाउंडेशन को 1938 में और एक्सपैंड करके अपनी स्ट्रेन थियरी प्रेजेंट की। मर्टन ने सिंपली ये समझाया कि हर सोसाइटी अपने लोगों को कुछ कल्चरल गोल्स प्रमोट करती है, जैसे कि बहुत पैसा कमाना या बड़ा स्टेटस अचीव करना। लेकिन रियलिटी क्या है? हर किसी के पास इन गोल्स को अचीव करने के इक्वल मीन्स नहीं होते, जैसे कि अच्छी एजुकेशन या हाई पेइंग जॉब्स। तो जब सोसाइटी के बताए हुए गोल्स और आपके पास अवेलेबल मीन्स के बीच में गैप आता है ना, तो उससे पैदा होता है एक स्ट्रेन, एक बहुत ही हैवी दबाव। और यही फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर अल्टीमेटली क्रिमिनल बिहेवियर का रूप ले लेता है। इसको एकदम रिलेटेबल टर्म्स में समझते हैं। अगर हम यूएसए का एग्जाम्पल लें, तो वहां वेल्थ को एक लेवल पर ग्लोरीफाई किया जाता है, राइट? पर वहां के अनएजुकेटेड और पुअर लोगों के पास अमीर बनने का कोई लीगल रास्ता तो होता नहीं है, विच डायरेक्टली लीड्स टू थेफ्ट, फ्रॉड या ड्रग ट्रेड। वहीं अगर हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो सोसाइटी की हमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, जैसे एक स्टेबल जॉब और सोशल स्टेटस, पर एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हैं। इस एग्जैक्ट गैप या स्ट्रेन का ही तो रिजल्ट है कि हम करप्शन, एग्जाम्स में चीटिंग और यहां तक कि डाउरी जैसे इकोनॉमिक क्राइम्स देखते हैं। इट मेक्स टोटल सेंस, डजंट इट? नेक्स्ट अप इज सेक्शन 3, कल्चरल डिविएंस थ्योरीज। यहाँ हम देखेंगे कि कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज और लर्न्ड बिहेवियर क्राइम को कैसे ट्रिगर करते हैं।
कल्चरल डिवियंस को हम बहुत सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं, ये तब होता है जब किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप या किसी सब कल्चर की अपनी कल्चरल वैल्यूज सोसाइटी की मेन स्ट्रीम वैल्यूज से बिल्कुल अलग होती है ना ऐसी सिचुएशंस। और कभी कभी तो इन ग्रुप्स के अपने इंटरनल रूल्स मेंबर्स से एक्चुअल क्रिमिनल बिहेवियर डिमांड करते हैं। उनके लिए वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, पर हमारे लॉ की नज़र में वो सीधा सीधा एक क्राइम है। इसके अंदर सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जो पार्क और बर्जेस ने प्रेजेंट की थी, स्ट्रेट आउट ऑफ द फेमस शिकागो स्कूल। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सोसाइटी में जहां पर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे आपकी फैमिली, आपका स्कूल, ये सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वहां क्राइम रेट्स एक्सट्रीमली हाई होते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से शहरों में जो स्लम्स और गेटोज बने, उन एरियाज को इन स्कॉलर्स ने नाम दिया जोन ऑफ ट्रांजिशन। और उन्होंने फिजिकली डेटा से प्रूव किया कि इन्हीं जोन्स में जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी सबसे हाईएस्ट थी। सो रिमेंबर, पार्क, बर्जेस, शिकागो स्कूल, ये 3 टर्म्स आपके लिए प्रैक्टिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। So the crucial point we really need to highlight here is Edwin Sutherland की 1939 की डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। इन्होंने एकदम क्लियर कट बात बोली कि कोई भी क्रिमिनल बिहेवियर पैदाइशी नहीं होता, क्राइम इज लिटरली लर्नड, बिल्कुल किसी और आम आदत की तरह। अगर एक बच्चा ऐसी नेबरहुड में बड़ा हो रहा है जहां चोरी करना एकदम रूटीन बात है, तो वो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों से इंटरैक्ट करके नेचुरली ये सीख लेता है कि चोरी करना इज टोटली एक्सेप्टेबल। इन शॉर्ट, क्राइम सिखाया जाता है। कल्चरल डिवियंस के टॉपिक में एक और बहुत प्रोमिनेंट नाम है थॉर्स्टन सेलिन। इन्होंने दी थी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इनका बेसिक लॉजिक ये था कि जब 2 अलग अलग कल्चर्स के रूल्स आपस में टकराते हैं ना, तब क्राइम पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्राइबल सोसाइटी में एक से ज़्यादा शादियां करना यानी पॉलीगैमी उनका अपना ट्रेडिशनल कल्चर हो सकता है, पर वही मॉडर्न लॉ के हिसाब से एक स्ट्रिक्टली पनिशेबल ऑफेंस है। या फिर जो माइग्रेंट्स होते हैं वो भी अक्सर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं जब उनके अपने पुराने ट्रेडिशंस और नई होस्ट कंट्री के लॉज के बीच में टोटली क्लैश होता है। Moving forward to Section 4, Social Control Theory and the Concept of Weakening Bonds. अब ये थ्योरी ना बाकी सबसे एक बिल्कुल ही अलग फिलॉसफी पर चलती है। इसका कोर आइडिया ये है कि हर एक इंसान, हाँ आप और मैं भी, हम नेचुरली डिवियंस की तरफ यानी रूल्स तोड़ने की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। हम सबका कभी ना कभी रूल्स तोड़ने का मन करता है, राइट? लेकिन सोसाइटी के साथ हमने जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना रखे हैं ना, वो बॉन्ड हमें रोक लेते हैं, वो हमें टोटली कंट्रोल में रखते हैं। तो सोचिए, आखिर ये बॉन्ड्स हैं क्या जो हमें इतना कंट्रोल करते हैं? वेल, ये मैकेनिज्म है हमारी फैमिली, हमारा स्कूल, रिलीजन और हमारी कम्युनिटी। जब तक आपके ये 4 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं, आप क्राइम नहीं करेंगे, पर जैसे ही इनमें से एक भी बॉन्ड वीक पड़ता है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझें तो अगर एक बच्चे के ऊपर पुअर पेरेंटल सुपरविजन है और ऊपर से स्कूल में भी कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो उसके किसी डिलिंक्वेंट ग्रुप या किसी गैंग को ज्वाइन करने के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। सिंपल एज दैट। अब देखिए, एग्जाम्स में सिर्फ थ्योरीज याद करना काफी नहीं है, हमें उन्हें एनालाइज भी करना पड़ेगा। सो लेट्स लुक एट सेक्शन 5, क्रिटिसिज्म्स एंड लिमिटेशंस ऑफ दी सोशियोलॉजिकल थ्योरी। Now what's really interesting here is this basic question. क्या सिर्फ सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही दुनिया के सारे क्राइम्स के लिए अकेले रिस्पॉन्सिबल है? I mean, अगर हम बस सोसाइटी को ब्लेम करते रहें, तो क्या हम एक इंडिविजुअल की अपनी फ्री विल या उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहे? और स्कॉलर्स ने भी इन्हीं स्पेसिफिक पॉइंट्स पर इस स्कूल को हैवीली क्रिटिसाइज किया है। पहला फ्लॉ तो यही है कि ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देता है। दूसरा पॉइंट, अगर पॉवर्टी ही क्राइम का अल्टीमेट रीजन है, तो हर गरीब इंसान क्राइम क्यों नहीं करता? बहुत से लोग अपनी ईमानदारी से ही जिंदगी बिताते हैं, राइट? तीसरा, ये थ्योरी सिर्फ इकोनॉमिक क्राइम्स तक ही ठीक लगती है, पर मर्डर फॉर पैशन या एक्सट्रीम सेक्सुअल ऑफेंसेस को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे जहां पैसे का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता? और लास्ट एंड प्रोबेबली सबसे बड़ा लूप होल, व्हाट अबाउट व्हाइट कॉलर क्राइम्स? वो लोग जो पहले से ही वेल्दी हैं, जिनके पास सारी दुनिया की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो स्कैम्स क्यों करते हैं? स्ट्रेन थ्योरी उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने में कंप्लीटली फेल हो जाती है। Alright everyone, we are at our final segment. Pens ready रखिए या फिर अपना स्क्रीनशॉट लेने के लिए रेडी रहिए। Section 6, the exam ready quick revision summary. सबसे पहले हमारा कोर टेक अवे, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ये क्लियरली मानता है कि क्राइम किसी इंडिविजुअल की बीमारी नहीं बल्कि सोसाइटी का ही बनाया हुआ प्रोडक्ट है। अब इंपॉर्टेंट नेम्स और टर्म्स रिकॉल करते हैं। इमाइल डरकाइम की अनोमी थ्योरी ऑफ 1897, जिसका मेन कीवर्ड है नॉर्मलसनेस, और उसी आइडिया को बेस बनाकर रॉबर्ट मर्टन ने 1938 में अपनी फेमस स्ट्रेन थ्योरी दी थी, जो बेसिकली सोसाइटी के कल्चरल गोल्स और एक इंडिविजुअल के अवेलेबल मीन्स के बीच के गैप पर फोकस करती है। कोर रिवीजन पार्ट 2, ये ऑथर्स अपने एग्जाम्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन मेंशन होते ही आपके दिमाग में शिकागो स्कूल और पार्क एंड बर्जेस आने चाहिए।
डिफरेंशियल एसोसिएशन जिसका प्रिंसिपल था कि क्राइम इज लर्नड, वो दी थी एडविन सदरलैंड ने 1939 में। फिर कल्चर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बिलोंग करती है थॉर्स्टन सेलिन को। और फाइनली सोशल कंट्रोल थ्योरी जो हमें बताती है कि क्राइम बस तभी होता है जब सोसाइटी के साथ एक इंसान के बॉन्ड्स वीक पड़ जाते हैं। तो देखिए, इतने सारे फ्लॉज और क्रिटिसिज्म के बावजूद इस सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन और हमारे पीयर ग्रुप्स का क्राइम पर जो इम्पैक्ट होता है वो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हिस्सा है। बट एज वी रैप अप, आई वांट टू लीव यू विद अ थॉट। अगर क्रिमिनल बिहेवियर लिटरली सोसाइटी से ही सीखा जाता है, तो क्या हम सब जस्ट एक बुरे एनवायरनमेंट से एक कदम दूर हैं एक एक्चुअल क्रिमिनल बनने से? पॉन्डर ओवर दैट। आई होप आज का ये एक्सप्लेनर आपके एग्जाम प्रेप के लिए सुपर हेल्पफुल रहा होगा। फॉर मोर सच लॉ लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू गंगा एजुकेशन। Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.